हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RS Academy 24 पर। आज की यह क्लास भारतीय संविधान पर आधारित है। इस क्लास में संविधान की सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लिया गया है, जिसमें इस वीडियो में ट्रैक के माध्यम से सभी अनुच्छेद को बहुत ही आसानी तरीके से समझाया गया है। तो सभी साथियों से आग्रह है कि अपनी पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और सभी अनुच्छेदों को नोट करते जाएं, क्योंकि आज की यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लासेज आप तक सबसे पहले पहुंचें, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहली स्लाइड के साथ। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आज की इस क्लास में सभी अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद जानने से पहले आप सभी को ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद देखते हैं पहले भाग में क्या है। तो भाग एक है, जो भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक को लिया गया है, यानी भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात की गई है। भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि भारत एक संघ एवं उसके राज्य हैं। तो अनुच्छेद 1 है वो भारत राज्यों का संघ है, ये बात कही गई है। इसके बाद अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, इस बात को लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों को मानी प्रवेश करा सकते हैं भारत में, या फिर नए राज्यों का गठन भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन को बताता है कि अनुच्छेद 3 के द्वारा क्या जानकारी मिलती है। तो अनुच्छेद 3 ये बताता है कि राज्यों की क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उनके बारे में और राज्यों के नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं, इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 3 में। इसके बाद भाग 2 की ओर चलते हैं। तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसमें नागरिकता संबंधी बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता की बात कही गई है। इसके बाद भाग 3 है। भाग तीन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सभी जो 6 मौलिक अधिकार होते हैं उन सबको दिया गया है, जैसा कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सभी अधिकारों के बारे में बताया गया है भाग 3 में। भाग 3 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसके बाद है भाग 4 ए। इसमें अनुच्छेद 51 ए के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो भाग 4 ए या अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किए गए। तो 1976 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। किसकी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। और एक बात और यहीं से निकल कर आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान के जो 368वां अनुच्छेद है उसके तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अगला भाग है 5। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 51 तक की बात कही गई है, और जो भाग 6 है उसमें 152 से 236 अनुच्छेद सम्मिलित किए गए हैं। तो भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और भाग 6 में राज्यपाल के बारे में बताया गया है। तो इन दोनों को अपन एक ही साथ देखेंगे कि मतलब तुलनात्मक तरीके से कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की बात है और किस अनुच्छेद में राज्यपाल की बात है, क्योंकि देश में जो काम राष्ट्रपति करता है वही काम राज्य में राज्यपाल करता है। जैसा कि देश का जो प्रधान माने मुख्य तो प्रधानमंत्री होता है और राज्य का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, परंतु राष्ट्रपति होता है जब नाम मात्र का शासक होता है देश का, और ऐसा ही राज्यपाल राज्य में नाम मात्र का शासक होता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को देखते हैं। तो अनुच्छेद 52 के द्वारा राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति पद होगा। और अनुच्छेद 153, तो 52 और एक इसमें एक प्लस करेंगे तो 53, और एक जो प्लस करेंगे उसको आगे लगा देंगे तो अनुच्छेद 153 बन जाएगा। तो अनुच्छेद जो 52 है वो राष्ट्रपति पद के बारे में बताता है। तो इसी तरह इसमें एक जोड़ने पर अनुच्छेद 153 आ जाता है जो राज्यपाल पद के बारे में बताता है कि भारत के हर एक राज्य में यानी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा।
इसके बाद अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में शक्ति और कार्य हैं। किसकी शक्ति और कार्य हैं? राष्ट्रपति की। तो अनुच्छेद 53 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों के बारे में बताया गया है। इसी तरह से एक जोड़ने पर आता है 54 और एक आगे लगा देंगे तो 154। तो 154 राज्यपाल की शक्ति और कार्यों के बारे में बताता है। इसके बाद अनुच्छेद 54 जो निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा, कब होगा और कितने साल के लिए होगा। ये सब चीजें अनुच्छेद 354 के अंतर्गत बताई गई हैं। इसके बाद इसमें एक जोड़ने पर अनुच्छेद 55 और आगे एक लगा देंगे तो अनुच्छेद 155। तो अनुच्छेद 155 है वो राज्यपाल के निर्वाचन यानी चुनाव, राज्यपाल का चुनाव कैसे होगा, कितने समय के लिए होगा, राज्यपाल का चुनाव कौन करेगा। तो ये सभी तरह की बातें अनुच्छेद 155 के द्वारा कही गई हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को तुलनात्मक तरीके से देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को तुलनात्मक तरीके से देख लिया है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में दी गई है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति महाभियोग कानून ला सकता है। तो इसके बाद अनुच्छेद 72 होता है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान वाली बात कही गई है कि राष्ट्रपति किसको क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति के पास बहुत पावर होता है। अगर वो चाहे तो किसी व्यक्ति को फांसी दी गई है तो वो उस फांसी को टाल भी सकता है। तो इसी तरह से अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति कब अध्यादेश ला सकता है, कितने समय के लिए ला सकता है। तो अनुच्छेद 123 के द्वारा ये बात कही गई है। इसके बाद चलते हैं आगे। तो अनुच्छेद 143 आता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। जैसे किसी भी कानून पर सलाह लेना है या फिर किसी भी बात पर सलाह लेना है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है उसको मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति की बात है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसकी बात को मान भी सकता है या ना चाहे तो नहीं भी मान सकता है। यानी कि वो बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कह दिया है वैसा ही वो माने। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ सलाह लेगा, चाहे अब वो माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उस सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने के लिए। अनुच्छेद 143 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे उपराष्ट्रपति की बात आती है। तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के द्वारा उपराष्ट्रपति का पद होगा। ये बात भारतीय संविधान में कही गई है अनुच्छेद 63 के तहत कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। तो इसके बाद अनुच्छेद 64 है। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो राज्यसभा का प्रमुख यानी मुख्य सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति होता है जो उपराष्ट्रपति को अपने पद यानी कि उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता है, जबकि सभी को जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इन सबको अपने पद का वेतन मिलता है, परंतु उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता अपने पद का। उपराष्ट्रपति को किसका वेतन मिलता है? जब वो राज्यसभा का सभापति होता है जो उस रूप में उसका वेतन मिलता है, परंतु उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अगली स्लाइड की ओर जाने से पहले सभी साथियों से एक बार फिर से निवेदन है कि हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कमेंट एक बार शेयर कर दें फिर से। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री की बात आती है। तो जैसा देश में एक देश का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है वैसा ही राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री भी होता है। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को अपन एक साथ देखेंगे। तो अनुच्छेद 74 है जो अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल की बात की गई है। किसके मंत्रिमंडल की? प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल कि प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल भी होगा। जैसा कि मंत्री बनाए जाते हैं ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय, तो वो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में आते हैं। तो अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल के बारे में बताता है और इसमें से 11 घटाने पर 74 में से 11 घटाएंगे तो आएगा 63 और एक आगे लगाएंगे तो आ जाएगा मंत्रिमंडल। किसका मंत्रिमंडल? मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल। इसके बाद अनुच्छेद 75 बताता है कि भारत में एक प्रधानमंत्री का पद भी होगा। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 164 75 में से 11 घटाएंगे तो 64 एक आगे लगाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा जो राज्य का क्या होगा? प्रमुख होगा। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 76 है
जो महान्यायवादी के बारे में बताता है। महान्यायवादी वो होता है जो देखें तो प्रधानमंत्री का कानूनी सलाहकार होता है, जो प्रधानमंत्री को कानून के रूप में सलाह देता है कि क्या कानून बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए। इस तरह से वो क्या होता है, प्रधानमंत्री का कानूनी सलाहकार होता है। इसी तरह राज्य में होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता वो होता है जो राज्य का मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का जो कानूनी सलाहकार होता है, जो कानून के बारे में मुख्यमंत्री को सलाह देता है, वो होता है महाधिवक्ता। तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी प्रधानमंत्री का होता है, और इसमें से 11 घटाएंगे और एक आगे लगाएंगे तो 165, यानी अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता जो राज्य के मुख्यमंत्री की कानूनी सलाहकार हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ ही जैसा कि इसमें दिया गया अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 बताता है कि भारत में सांसद होगी। सांसद क्या होती है, जो केंद्र में जैसे कि प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री के जो सांसद होते हैं सभी मंत्रिमंडल होता है, जहाँ पर उनकी सभा होती है, जो वहाँ जहाँ पर सभा होती है उसे क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि भारत में राज्यसभा भी होगी। सांसद है, राज्यसभा है 80 में। और अनुच्छेद 81 में क्या होगा, लोकसभा होगा। लोकसभा उसे कहते हैं जहाँ पर जो जिसके द्वारा प्रधानमंत्री या फिर सांसद का चुनाव होता है, तो वो लोकसभा होती है। लोकसभा के सदस्य होते हैं सांसद, और लोकसभा का जो प्रमुख होता है, यानी कि जैसे सभी सांसद चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री होता है। तो अनुच्छेद 79, 80, 81 इन तीनों को बहुत ही आसानी से याद करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अनुच्छेद 79 में क्या है, सांसद है कि राज्यसभा की लोकसभा, अनुच्छेद 80 में क्या है, 81 में क्या है। तो इसको अपन एक ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। सरल, सा यानी कि सांसद, अनुच्छेद 79, रा यानी राज्यसभा, अनुच्छेद 80, और ला यानी लोकसभा, अनुच्छेद 81। तो सरल से हम समझ सकते हैं कि सरल यानी सांसद, अनुच्छेद 79, रा यानी राज्यसभा, अनुच्छेद 80, और ला यानी लोकसभा, अनुच्छेद 81, 79, 80, 81। अब इसी तरह इसमें 11 घटाने पर, जैसा कि अनुच्छेद 79 से 11 घटाएंगे तो आएगा 68, और एक आगे लगा देंगे तो अनुच्छेद बन जाएगा 168, जो विधानमंडल के बारे में बताएगा। इसके बाद अनुच्छेद 81 में से 11 घटाएंगे तो आएगा अनुच्छेद 170, एक आगे लगा देंगे तो विधानसभा के बारे में बताएगा। विधानसभा क्या होती है, विधानसभा भारत के प्रत्येक राज्य में होती, अन्य प्रत्येक राज्य तो नहीं बोल सकते, परंतु कई राज्यों में होती है। और अनुच्छेद 175 में विधान परिषद होती है, जो भारत के 6 राज्यों में है। कौन कौन राज्यों में है, जैसा कि तेलंगाना, बिहार, मिजोरम, और उससे क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, ये सभी 6 राज्यों में विधान परिषद होती है। इसके बाद अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 होता है वो निर्णायक मत के बारे में बताता है। तो निर्णायक मत जैसे कि संसद में कोई बात को लेकर कानून बनाना है, तो जो प्रमुख मानी जो अध्यक्ष होता है, वो संसद की जो अध्यक्षता करता है, वो अपना निर्णायक, जैसा कि कोई कानून बनाना है और कानून बनाने पर जैसे कि 50-50% वोटिंग हो गई, यानी दोनों पार्टी में या तो बनाना है या ना बनाना है, इसके बाद बीच का यानी डेरा जैसी स्थिति बन जाती है। तो जो अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णय जिस पक्ष में देता है वैसा काम होता है। जैसे वो बोलेगा कि हाँ कानून बनाना है तो कानून बन जाएगा, अगर वो बोलेगा कि नहीं बनाना है तो कानून नहीं बन पाएगा। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 108, जो संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताता है कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। इसके बाद है अनुच्छेद 110, 110 है जो धन अधिवेशन के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में बताता है। तो धन अधिवेशन का मतलब ये होता है कि भारत सरकार या भारत के प्रधानमंत्री धन को कहाँ से माने लाएं या फिर कहाँ से इकट्ठा करें, ये धन अधिवेशन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 117 होता है जो वो वित्त विधेयक क्या होता है, यानी कि जो धन आया है उसको किस तरह से खर्च किया जाए, किस काम में लगाया जाए, इसके बारे में अनुच्छेद 117 है। तो 110 और 117 में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो इसको बहुत ही आसानी से ध्यान रख सकते हैं। जैसा कि धन है और 10, धन 10 यानी कि अधिवेशन, यानी कि धन कहाँ से आएगा। अनुच्छेद 17 यानी कि वित्त विधेयक, यानी कि धन को कहाँ पर खर्च किया जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 112, जो बजट के बारे में बताता है कि भारत का बजट पेश होगा, माने कि किस वर्ष कितने रुपयों का बजट पेश किया जाएगा और किस तरह से किया जाएगा और कौन कौन सी कार्य किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 112 के द्वारा ये बात कही गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 116, जो लेखानुदान के बारे में बताता है। इसके बाद आगे चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अब अगली स्लाइड की में दिया गया है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट होता है जो देश का मुख्य
यानी कि देखें तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट होता है वो राज्य का मुख्य न्यायालय होता है, और सुप्रीम कोर्ट देश का मुख्य न्यायालय। तो अनुच्छेद 124 के द्वारा ये बात कही गई है कि जो एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 124 के द्वारा यानी 1, 2, 4 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा, और अनुच्छेद 214 के द्वारा राज्यों के लिए हाई कोर्ट का गठन होगा। तो राज्यों में हाई कोर्ट होती है और देश में सुप्रीम कोर्ट होती है। इसके बाद अनुच्छेद 131 के द्वारा बताया गया है कि एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या क्या होंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या होंगे, वो किस प्रकार से कार्य करेगा, और कब क्या कानून कानून तो खैर संसद के द्वारा बनता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा। तो कानून नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार होते हैं कि किस प्रकार से वो न्याय दिलाएगा, किस प्रकार से न्याय करेगा, तो ये सभी अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार होते हैं अनुच्छेद 131 के द्वारा। इसके बाद अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन, यानी कि हाई कोर्ट का भी गठन होगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 216 में। इसके बाद अनुच्छेद 148 सीएजी की नियुक्ति। तो सीएजी की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। केग होता है जो घोटालों की जांच करती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी बोले या फिर सुप्रीम कोर्ट की संस्था है, जैसा कि मान सकते हैं। तो ये जैसा कि जो घोटाले होते हैं बड़े बड़े, तो उन सब की जांच करने के लिए केग कमेटी बनाई जाती है। तो केग की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 148 में करने की बात कही गई है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे केंद्र और राज्यों के संबंध किस प्रकार से होंगे, इस बात को बताया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 249 आता है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। राज्य सूची विषय का मतलब ये है कि जो राज्य होते हैं, राज्यों की जो सूची होती है विषय की, यानी किन किन विषय पर कानून बना सकते हैं, तो ये शक्तियां, यानी कि देखें तो राज्य अपने स्तर से भी कानून बना सकते हैं, पर वो राज्य यानी कि राज्य सूची के विषय होने चाहिए। 3 प्रकार की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और केंद्र सूची। यानी कि जो विषय राज्य सूची में शामिल है, उन विषयों पर राज्य सरकार अपनी तरह से कानून बना सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 250 है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। तो जैसा कि जब आपातकाल लगता है उस समय अनुच्छेद 250 के तहत जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर कानून बना सकती है। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 362 है। अनुच्छेद 362 नदी जल विवाद के बारे में बताता है कि जैसे कि कोई दो राज्यों के बीच नदी है, यानी कि इस राज्य में भी नदी हो, दूसरे राज्य में भी नदी है, तो जो उसका जल होता है उसको लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। तो इन्हीं के निपटारे के लिए अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद की बात कही गई है। इसके बाद अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद, यानी कि एक राज्य की दूसरे राज्य से सीमा किस प्रकार से लगती है, इन सब बातों को बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, यानी कि भारत में एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी, और जो होगा वो वित्त आयोग होगा जो वो संपूर्ण भारत की जो लेखा जोखा होता है, यानी वित्तीय लेखा जोखा, वो सब की जानकारी रखेगा। इसके बाद अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, IAS, IPS, IFS की बात कही गई है कि भारत में अखिल भारतीय सेवा होगी। जो IAS होते हैं, यानी जिनके द्वारा कलेक्टर, SP और फॉरेस्ट प्रमुख चुने जाते हैं, वो अनुच्छेद 312 में ये बात दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 315 है, इसमें संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हुआ। तो पहले अखिल भारतीय सेवा, अब संघ यानी देश, और राज्य यानी राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि PSC जिसको बोलते हैं, PSC या PCS अधिकारी। इसके बाद आगे चलते हैं, तो अब सभी हो गए। इसके बाद आता है निर्वाचन आयोग। तो यानी अब चुनाव किस तरीके से होंगे और चुनाव कौन कराएगा, ये बात भी संविधान में दी गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 354 के द्वारा निर्वाचन आयोग की बात कही गई है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग हुआ, जो निर्वाचन का प्रमुख होगा, यानी जो चुनाव कराएगा कि कब किस राज्य में चुनाव कराने हैं, देश में प्रधानमंत्री के चुनाव कब कराने, राष्ट्रपति के कब कराने, और इस तरह तरह के चुनाव होते हैं, उन सब की जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा होती है। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को बताया गया है। तो जैसा कि निर्वाचन आयोग है, तो वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार अभी यानी जो परीक्षाएं हुई हैं प्रतियोगी, उन सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है सभी को। इसके बाद राज्य भाषा।
तो अनुच्छेद 343 के द्वारा बताया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, क्या है, राजभाषा है। तो राजभाषा क्या है, हिंदी है। और किस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है, अनुच्छेद 343 के द्वारा। और लिपि कौन सी है, लिपि है देवनागरी, देवनागरी लिपि और हिंदी राजभाषा अनुच्छेद 343 की तरह। इसके बाद आती है आपातकाल। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि अनुच्छेद 352 में 4 जोड़ी तो 56, 56 में 4 360। तो अनुच्छेद 352, 356, 360 3 तरह के। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है जब जैसे कि किसी दो देशों के बीच में, या जैसा कि माने कि भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया और युद्ध ऐसा हुआ कि वो संभलने वाली स्थिति नहीं है, तो उस समय राष्ट्रपति अपने स्तर से राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। और जैसे कि अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है जब जैसे किसी राज्य में सरकार गिर जाती है, या फिर सरकार गिर जाती है, या फिर चुनाव नहीं हो पाती समय तक, उस समय तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और राज्य की जो संपूर्ण शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में आ जाती हैं और राष्ट्रपति अपने तरह से उस राज्य को चलाता है। इसके बाद है अनुच्छेद 360। तो एक बात और है, राष्ट्रपति शासन देश में कई बार लग चुका है कई राज्यों में। और इसके बाद अनुच्छेद 360 होता है, वो होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत देश में अभी तक नहीं लगा है, क्योंकि वित्तीय संकट अभी तक अपने देश में नहीं आया है भारत देश में, तो वित्तीय आपातकाल लगाने की बात उठती ही नहीं है। परंतु संविधान के अनुच्छेद 360 के द्वारा इस बात को ही बताया गया है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कब लगाया जाएगा, जब देश में आर्थिक संकट आएगा तब। अब आगे चलते हैं, तो आगे है संविधान संशोधन। तो सभी की संविधान अनुच्छेद अभी तक अपन ने देखे हैं। इसके बाद है संविधान संशोधन, यानी कि संविधान में संशोधन करने की भी बात की गई है। किस अनुच्छेद के द्वारा, तो अनुच्छेद 368 के द्वारा बताया गया है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ से कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत आता है। ऑप्शन दे दी थी 368, 356, 364 इस तरह से, तो बच्चे कई गलत तरीके से टिक लगा कर आ जाते हैं, जबकि अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन की बात कही गई है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो अन्य महत्वपूर्ण संविधान या अनुच्छेद दिए गए हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 17। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, ये किस अनुच्छेद के द्वारा कही गई ये बात, तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 317। इसको IMP लगा लें और नोट भी करते जाएं अपनी कॉपी में कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत आता है। इसके बाद अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है, जो उनके हितों होते हैं तो की संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 में उनके हितों के संरक्षण की बात कही गई है। इसके बाद अनुच्छेद 40 पंचायत राज प्रणाली। तो पंचायत राज प्रणाली अनुच्छेद 40 के द्वारा बताई गई है। इसके बाद अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो भारत का देखें तो मौलिक अधिकार होते हैं 6, उन्हीं में से एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के द्वारा बताया गया है कि अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचार होते हैं उनका अधिकार भी होना चाहिए भारतीय नागरिकों के पास, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो चलिए साथियों, ये थी आज की अति महत्वपूर्ण क्लास, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आशा करते हैं आप सभी से कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करके शेयर कर दें, ताकि सभी साथियों तक ये क्लास पहुंच सके और सभी की तैयारी एक बहुत ही शानदार तरीके से हो सके। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।